हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए हम देखेंगे एनसीईआरटी के लिए। इससे पहले हमने ये चीज़ें देख चुका है, हमने ये सब चीज़ें देख ली। उससे पहले वाला क्या था? कंसंट्रेशन टर्म था। वो कंसंट्रेशन टर्म भी हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं और उसी कंसंट्रेशन टर्म पे ये सब क्वेश्चन, पांचों के पांचों क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। ठीक है, ठीक है। तो आइए आगे हम देखते हैं। आज सबसे पहली बात है सॉल्युबिलिटी। ये देखिए, सॉल्युबिलिटी में हमने क्या क्या पढ़ा था। सॉल्युबिलिटी में ये पढ़ा था जो कोई भी ऐसा सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, इस केस में अगर सॉल्यूट को आपने मिला दिया और होमोजीनियस तरीके से मिल जाए। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ था? जो कि इजी वे में हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, वो होमोजीनियस, कंप्लीटली घुल जाना, कंप्लीटली मिक्सअप हो जाना, उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो ये इसको बोलते हैं दैट इज द सॉल्यूशन। अगर होमोजीनियस हुआ तो दैट इज द सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन जो होमोजीनियस पार्ट होगा, सपोज दैट मैं यहां पे डिस्कस कर भी लूं, सपोज दैट यहां पे है, आपने ये कुछ दिया, इसमें आपने क्या किया? सॉल्यूट डाल दिया, राइट। अब ये क्या हुआ? यहां पे प्रिसिपिटेट बन गया। तो ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है भाई, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन पार्ट, ये वाला नहीं है। बट ये वाला जो है, ये वाला जो लिक्विड फॉर्म में है, दिस आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये ऊपर वाला सॉल्यूशन पार्ट होगा। बट ये जो नीचे में शट डाउन हुआ, यानी कि यहां पे जाकर के बैठा है, सेटल डाउन जो हो चुका है, उसको हम लोग सॉल्यूशन का पार्ट नहीं मानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के बारे में आप समझ गए। बेसिकली सॉल्यूशन कितने टाइप का, कैसे कैसे होता था, आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं हम लोग। ये देखिएगा, सॉल्वेंट होगा, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल होगा। तो सॉल्यूट क्या क्या होगा भाई? इस सॉल्यूट में क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो मेनली हमको इसमें देखना क्या है? सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड को हमने किस में मिला दिया? इसमें सॉल्वेंट में, और गैस को किस में मिला दूंगा? सॉल्वेंट में। हमने लिक्विड टू लिक्विड में जब बात करेंगे तो उसमें देखेंगे इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर के बारे में, तो आगे हमको पढ़ना है। बट राइट नाउ यहां पे हम लोग सॉल्युबिलिटी की जो बात कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? सॉलिड को सॉल्वेंट में मिलाइए या गैस को सॉल्वेंट में मिलाइए। ठीक है, और उसका फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड के फॉर्म में होगा। देखिए कैसे होता है, क्या होता है, हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। सी, यहां पे देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि यहां पे देखिए क्या होता है, सपोज दैट मैं ले लिया 5 लीटर, राइट। 5 लीटर क्या ले लिया भाई? ये वाटर ले लिया। ठीक है, अब कहता है क्या, इसमें मैंने 250 ग्राम शुगर को मिलाया। ठीक है, तो आसानी से ये क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो, यानी कि कंप्लीटली सॉल्युबल हो गया। ये 250 ग्राम सॉल्युबल हो गया। लेकिन अगर यहीं पे 250 के जगह पे 300 ग्राम ले लिया, इसमें मिला दिया, तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा। अगर ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं हुआ, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये करेक्ट नहीं है, एग्जांपल है ये। अगर ये सॉल्युबल नहीं हुआ तो उसके लिए हम बोलते हैं क्या? ये सॉल्युबिलिटी के केस में फिर से यहां पे कुछ ना कुछ प्रिसिपिटेट बनकर बैठ जाएगा यहां पे। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, यानी कि 5 लीटर वाटर में मैक्सिमम कितने ग्राम शुगर डिजॉल्व हो सकता है, उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। यानी कि देखिए क्या लिखा हुआ, मैक्सिमम अमाउंट, किसका मैक्सिमम अमाउंट? सॉल्यूट का, कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आपने 5 लीटर सॉल्वेंट यानी कि वाटर लिया, उसमें कितने मैक्सिमम शुगर घुल सकते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? दैट्स द सॉल्युबिलिटी। यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज मैक्सिमम अमाउंट। यानी कि मैक्सिमम अमाउंट कैसे डिजॉल्व हो सकता है, कब? एट ए, यहां पे देखिएगा क्या, इट डिपेंड्स ऑन द, ये सॉल्युबिलिटी जो होती है, यानी कि शुगर आपने मिलाया, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट बोले तो जो आपने डाला, एज वेल एज नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ये लिखा हुआ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि शुगर मिला दिया आपने और वाटर मिला दिया, इन दोनों का नेचर कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि ओवरऑल मिला के सॉल्युबिलिटी जो होती है किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट, एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 4 चीजों पे ये चीजें होता है, 4 चीजों पे हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं इसके आगे में क्या क्या होता है। नेक्स्ट देखें, लेट अस कंसीडर द इफेक्ट
ऑफ दीज फैक्टर, कौन सा, ऑफ दीज फैक्टर इन सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड और ए गैस इन लिक्विड, यानी कि ये जो फैक्टर जो है, ये जो 4 फैक्टर जो आपने पढ़ा, ये कहता है जी यहां पे अगर सॉल्वेंट मिला दिया मैंने, ये दिया तो सॉल्वेंट, इसमें सॉलिड मिला दो या इसमें गैस मिला दे, इसी के लिए ये फैक्टर, चारों फैक्टर के कंसीडर करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कहता है लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर, या कौन सा फैक्टर, यानी कि नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इन ए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड या गैस इन ए लिक्विड। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन बनाए, यानी कि लिक्विड में सॉलिड डाल दे या लिक्विड में गैस डाल दे, उसके ऊपर में ये चारों फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ये चारों फैक्टर उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इफेक्ट करता है। हम आगे देखते हैं जो लिक्विड में क्यों नहीं करता है, क्या होता है, क्या सीन है, उसके लिए हम डिस्कस करते हैं, बट राइट नाउ ये चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। हमने क्या क्या पढ़ना भैया, सॉल्युबिलिटी ऑफ किसके के लिए, सॉलिड के लिए प्लस H2O, यानी कि लिक्विड के लिए बात करें, और क्या पढ़ना था, गैस के लिए प्लस H2O के लिए। ऐसा पढ़ना है क्योंकि जी इससे पहले अभी जस्ट मैं पहले बताया, यहां पे देख लीजिए, यहां पे ये चीजें लिखा हुआ, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड और ए गैस इन ए लिक्विड। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट यहां पे देखिए, तो हम सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो देखिए एक एक लाइन के बारे में क्या क्या होता है। सी हियर, एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट, यानी कि जितनी भी सॉल्वेंट दिया हुआ है उसमें हर एक सॉलिड, अब पत्थर को डाल देंगे, कहेंगे जी इसमें स्टोन को डाल दिया, कहे जी भैया इसमें घुल जा स्टोन को, तो कैसे होगा, ये स्टोन अगर जाएगा तो घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा। ओके, तो ये लिखा हुआ एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन ए गिवन लिक्विड। ठीक है, वाइल सोडियम क्लोराइड, या देखिए सोडियम क्लोराइड जो होता है ना NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजॉल्व रेडियली इन वाटर, यानी कि बहुत आसानी से घुल जाता है, कौन से, शुगर एज वेल एज NaCl वाटर में आसानी से घुल जाता है, ये चीजें बोला है। लेकिन कोमा दिया है नेप्थलीन, ये आपको याद रखना है, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन डू नॉट, यानी कि जो वाटर में कौन कौन से नहीं घुलते, इसके ऊपर में जेई में क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन जब फ्रेमिंग किया था तो उसमें बेंजीन, आगे दिखाता हूं, जो बेंजीन में डिजॉल्व होता है ये सब चीजें, तो नेप्थलीन और बेंजीन के कंसेप्ट वहां पे इंप्लीमेंट किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, NaCl, शुगर, इस टाइप की चीजें, बस जितना दिया है उतना ही ध्यान रखें। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन राइट नाउ NaCl और शुगर कहता है कि जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन नेप्थलीन और एंथ्रासीन जो होता है डिजॉल्व नहीं होता है। तो नेप्थलीन और एंथ्रासीन किसमें डिजॉल्व होता होगा, तो यहां देखिएगा, ऑन द अदर हैंड नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन डिजॉल्व रेडियली इन बेंजीन, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, नेप्थलीन और एंथ्रासीन ये दोनों के दोनों बेंजीन में डिजॉल्व होते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व और शुगर डिजॉल्व नहीं होता है। अगर बेंजीन में आपने डाल दिया सोडियम क्लोराइड और शुगर तो डिजॉल्व नहीं होगा, उसमें नेप्थलीन और एंथ्रासीन होगा। जबकि जे वाटर में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, नेप्थलीन और एंथ्रासीन डिजॉल्व नहीं होगा, क्लोराइड मैंने सोडियम क्लोराइड और शुगर डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां से देखिए क्या लिखा, इट इज ऑब्जर्व दैट, इससे पता चलता है, जो ऊपर वाला है वो एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा है, तो बोल रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर किसको बोलते हैं भाई, तो देखो पोलर सॉल्यूट की बात करें, जैसे कि NaCl की बात करें, NaCl इज अ पोलर और नॉन पोलर, बोलो ये प्लस ये माइनस, ये देखो ये ऐसे शो करता है, दीज आर द प्लस दीज द माइनस, दीज आर द प्लस माइनस अगर जनरेट होता है तो दीज आर द पोलरिटी जनरेट हो गया। ठीक है, बेसिकली हम लोग पोलर आयनिक के फॉर्म में नहीं बताते, हम लोग पोलर इसके फॉर्म में HCl के फॉर्म में बताते। तो यहां कहते हैं डेल्टा प्लस, यहां कहते हैं डेल्टा माइनस, दैट्स व्हाई दिस इज द प्लस एंड दिस इज द माइनस, ऐसे दिस इज द पोलर। अगर वाटर की बात करें तो H2O की बात करें तो H2O क्या होता है, वाटर में ऐसे ऐसे होता है, देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये खींचता है, ये ऐसे प्लस में आ जाता है, यहाँ पे प्लस में आ जाता है, तो फाइनली आपके पास क्या मिलता है, माइनस और प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, जो HCl भी पोलर है, दीज आर द पोलर ऑल्सो, एंड वाटर भी पोलर है। इसका मतलब क्या हुआ,
कि अगर वाटर में HCl को डाल दें, यहां पे देखिए वाटर ये है, H2O है, इसमें HCl को आप डाल दीजिए और ये H2O है, तो क्या ये सॉल्युबल होगा? जरूर होगा, क्योंकि ऊपर में जैसे दिया तो कहता है जब पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ये पोलर सॉल्वेंट हो गया। मैंने बता दिया आपको पोलरिटी के लिए, ये कहां पे पढ़ेंगे हम लोग? केमिकल बॉन्डिंग में हम इन सब चीजों के लिए बारे में डिस्कस करते हैं। वेल, तो कहता है जब पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि नॉन पोलर सॉल्यूट जो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा और पोलर सॉल्यूट जो होता है पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। जैसे कि अगर नॉन पोलर की बात करें तो क्या बात करेंगे? सपोज दैट H2, दीज आर द नॉन पोलर है कि पोलर? बोलो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, N2, O2, O3 तो पोलर। यहां पे ये सब चीजें क्या मिलेगा? नॉन पोलर। या यूं कहें CH4 जो होता है ना, इसके और इसके दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, जिसके वजह से इसमें पोलरिटी नेग्लिजिबल देखा जाता है। ठीक है, तो खैर आपको इतना ध्यान रखना है, नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि क्या बोला है? नॉन पोलर सॉल्यूट जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। यहां से देखिए, यहां से क्या सीखा आपने? इन जनरल ए सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, इन जनरल के केस में करता है ए सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट इफ द इंट्रामोलिक्यूलर इंटरेक्शन आर सिमिलर इन द टू। इसका मतलब क्या समझ में आया? कि सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट इफ इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन आर सिमिलर इन टू। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहां पे अगर ये सॉल्यूट है तो पोलर हो गया, और ये सॉल्वेंट है और ये दीज आर द सॉल्वेंट, दीज आर द सॉल्यूट, इन दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन होगा तभी ये क्या करेगा? आपस में घुलेगा। ये चीजें लिखा हुआ है कि dissolve in a solvent if intramolecular attraction are similar in the two। ये दोनों में इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, जिसके वजह से या कैलेग्राम वी मे बी लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि ये कहता है जे जैसा का तैसा, यानी कि ये अगर ये पोलर है तो ये भी पोलर होगा। देखिए यहां पे एक चीज मैं आपको यहां पे क्लियर करूं, ये देखो ये पोलर है, सपोज दैट ये पोलर है। ठीक है, अगर ये सॉल्यूट है भाई, ये सॉल्वेंट है, तो क्या समझ में आया? ये देखिए ना, ये निगेटिव पोर्शन है, निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से मॉलिक्यूल को इसी तरीके से अट्रैक्ट कर लेगा अपने पास में, तो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए एक फंडा जनरेट किया यहां से एनसीईआरटी ने लिखा लाइक डिजॉल्व्स लाइक बोला है, इस टर्म को क्या बोला है? लाइक डिजॉल्व लाइक। तो हमने क्या सीखा ऊपर वाले पैराग्राफ से? ये सीखा कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और शुगर वाटर में डिजॉल्व होता है, जबकि नेप्थलीन और एंथ्रासिन डिजॉल्व नहीं होता है। सेकंड सीखा जो नेप्थलीन और एंथ्रासिन बेंजीन में डिजॉल्व होता है, जबकि सोडियम क्लोराइड और शुगर डिजॉल्व नहीं होता। दूसरा चीज सीखा। तीसरा चीज क्या सीखा? जो पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होता है पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो इसका फाइनल कंक्लूजन निकला जो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि जैसा होगा सॉल्यूट वैसे ही सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। यस और नो? यस और नो? यस। नेक्स्ट बात करेंगे व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है, इज एडेड टू द सॉल्वेंट, अगर किसी सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो सम सॉल्यूट डिजॉल्व एंड, कुछ सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन सॉल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, कहता है क्या, जो यहां पे आप कर दीजिए, यहां पे अगर सपोज दैट सॉल्यूट आपने डाल दिया, ये डिजॉल्व हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। और कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है भैया? कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम होता है, तो नंबर ऑफ मोल, जितने नंबर ऑफ मोल इसमें डिजॉल्व हुआ और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये कंसंट्रेशन हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ मोल बढ़ गया ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल बढ़ गया सॉल्यूट के लिए। पहले इस केस में अगर प्योर सॉल्वेंट होता, ये प्योर सॉल्वेंट होता तो उसमें सॉल्यूट जीरो था, तो इसके लिए कंसंट्रेशन कुछ नहीं था। प्योर सॉल्वेंट के लिए कंसंट्रेशन क्या बोलेंगे?
कंसंट्रेशन टर्म आता ही है, दो कम से कम दो, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन कम से कम होनी चाहिए। तो जैसे ही आपने नंबर ऑफ सॉल्यूट यानी कि जिसका क्वांटिटी कम है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, तो सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्यूट बाय वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। तो क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे एन का वैल्यू तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये चीजें लिखा हुआ है जो व्हेन ए सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट तो सम सॉल्यूट डिजॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन, राइट। ठीक है, क्या दिस प्रोसेस इज नोन एज द डाइल्यूजन। क्या लिखा हुआ, डाइल्यूजन, डाइल्यूशन भी बोलते हैं, DILL डाइल्यूजन। एक होता है क्या, DILUTION भी होता है, ठीक है। डाइल्यूशन इस केस में अगर इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जब कंसंट्रेशन बढ़ा था इसको बोलते हैं क्या, डाइल्यूशन। इसके लिए डाइल्यूशन ऐसे भी लिखते हैं लोग। ओके, some solute particle in solution collides, कुछ क्या बोलता है, colloids है, colloid नहीं, colloids है, यानी कि some solute particle in solution collide with the solute particle and get separated out of solution। इसका क्या मीनिंग है, ये देखिए कोलोइड का था। कोलोइड का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल आपस में मिलकर के एक कोलोइड का फॉर्म करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे सी हियर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे आपने क्या किया, सॉल्यूट को डाल दिया। जब सॉल्यूट को डाल देंगे तो जितने घुलने वाले होंगे घुल जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर सपोज दैट एक्सेस में आपने क्या किया तो यहाँ पे जाकर के प्रेसिपिटेट होकर के बढ़ जाए, दैट इज द PPT, इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोला है क्लोराइड हो जाता है, यानी कि थक्का की तरह बन जाता है, क्लोराइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि ये अब क्या करेंगे, ये तो कंप्लीटली ऊपर वाला सॉल्यूशन है, लेकिन ये जो है एक सॉलिड के फॉर्म में जब आ जाता है तो इसको आसानी से सॉल्यूशन से बाहर निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसी को बोलता है जो सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज द क्रिस्टलाइजेशन, इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो यहां पे क्या सीखा आपने, क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलते हैं, जो दो यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल आपने डाला, आपस में सॉल्यूट पार्टिकल मिल करके और एक कोलॉइडल फॉर्म बना देता है, जिसको आप थक्के की तरह यानी कि सॉलिडिफाइड फॉर्म में नीचे में जाकर के बैठ जाएगा, आसानी से उसको प्रेसिपिटेट आउट कर लेंगे या सेपरेट आउट कर लेंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन से, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। यस और नो, यस और नो, यस। नेक्स्ट बात करते हैं, ए स्टेज इज रिच्ड व्हेन द टू प्रोसेस अकर एट सेम रेट। भैया एक कौन सा स्टेज होगा, कहता है एक ऐसा स्टेज आएगा जहां दो प्रोसेस होगा अकर एट द सेम रेट, सेम रेट से दोनों प्रोसेस होगा। अंडर सच कंडीशन, उस कंडीशन को, जिस कंडीशन में दो ऐसा आएगा जो कि जो दो प्रोसेस होगा सेम रेट से, उस कंडीशन को बोलता है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गोज इनटू सॉल्यूशन will equal to solute particle separating out and a state of dynamic equilibrium reached। इसका क्या मीनिंग है, देखिए सी हियर, यहां पे देखो, मैं पहले आपको एक चीज हिंदी में बताता हूं इसके लिए, राइट, उसके बाद से मैं डिस्कस करता हूं। ये कहता है क्या कि जब भी आप सॉल्यूट पार्टिकल को डालते हैं सॉल्यूशन में, अगर उसमें क्लोराइड बन गया नीचे में, तो क्लोराइड बनने के साथ क्या करता है, जो ऐसा प्रोसेस इसमें होता है, जो दो प्रोसेस जो होता है एकदम बिल्कुल इक्वल होता है। दो प्रोसेस क्या होता है, बिल्कुल इक्वल रेट से चलता है। जैसे कि अब देखिए यहां पे तो कहता है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इसमें से टूट करके सॉल्यूशन में जाएगा, तो सॉल्यूशन से टूट करके फिर से ये क्लोराइड फॉर्म बना लेगा। यानी कि अगर 10 पार्टिकल यहां से ऊपर, नीचे से ऊपर गया 10 पार्टिकल, तो ऊपर से नीचे भी 10 पार्टिकल आएगा। इसका मतलब ये बता रहा है ये कि हमारे पास क्या बोलता है, इक्वल रेट, यानी कि जिस रेट से, यानी कि रेट सपोज दैट R ऑफ A इसका जो भी है, तो ये भी R ऑफ A ही होगा। यानी कि सॉल्यूट से क्लोराइड बनने के लिए रेट R ऑफ A होगा और ये क्लोराइड से सॉल्यूट बनने के लिए R ऑफ A ही होगा। दोनों का रेट जब इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसी को बोलते हैं हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये कहां पढ़ना होगा हमको, केमिकल इक्विलिब्रियम जब मैं पढ़ाऊंगा 11th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है,
वहां पे हम बात करेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल केमिस्ट्री से 7 चैप्टर बताया मैं, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दैट इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं। जिस रेट से ऊपर जाएगा उसी रेट से नीचे आएगा, दैट इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपने मिला दिया, और इसी को बनने के बाद क्लोराइड बनेगा, तो ये सॉल्यूशन तो बना, साथ में यहाँ पे क्या है, क्लोराइड है, यहाँ पे क्लोराइड भी है, और यही क्लोराइड जो होता है बार बार टूट करके सॉल्यूट बनता है, और ये सॉल्यूट मिल करके सॉल्वेंट से फिर मिल करके फिर क्लोराइड बना देता है। तो इस टाइप से बनता है, यानी कि इस तरीके से जब बनता है तो दैट इज वो एक ऐसा स्टेज मिलता है, दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज अचीव, वैसे समझ लिया ना, रिस्ट यहां लिखा हुआ ना, यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिस्ट, यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एट दिस स्टेज, कौन सा स्टेज, जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम पहुंच गया। एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट अंडर द गिवन कंडीशन। भैया ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि बोलता है क्या, ये देखिए ये ऐसे है, आपने कहा जो ऐसे ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल बन गया, ये वाला बन गया, ये वाला वाटर हो गया, ठीक है, यहां से उठ करके यहां पे जा रहा है, यहां से उठ कर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आपने कहा जो 10 पार्टिकल, यानी कि इस केस में 10 पार्टिकल गया, तो इस केस में भी 10 पार्टिकल बन गया। तो हमारे पास जो ऊपर सॉल्यूशन जो पड़ा है, दैट इज द सॉल्यूशन, ऊपर वाला जो है वो सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो रिमेन कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये इधर से 10 बनने जा रहा है, ये वाला 10 बनने जा रहा है, तो ऊपर से 10 कम होने जा रहा है, ऊपर से 10 कम होने जा रहा है। इसलिए ऊपर में ये लिखा है, इस केस में लिखा है सॉल्यूट इन सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट, कब, इन दैट इज क्या लिखा हुआ, गिवन कंडीशन। कौन सा गिवन कंडीशन भैया, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इस केस में टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो ये भी टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी मिलेगा, नीचे में जो बैठा हुआ सॉल्यूट पार्टिकल है उसको भी वो टूटना शुरू हो जाएगा आसानी से, ये टूट करके फिर से सॉल्यूशन में घुलना शुरू हो जाएगा जब आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तब। तो यही बोला है एट फिक्स टेम्परेचर पे अगर ये सॉल्यूट पार्टिकल ये बैठ गया, यहां पे बन गया, तो ऑलवेज ऊपर में सॉल्यूशन जो पड़ा है उस सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होगा, दीज आर द कांस्टेंट, ये बोला गया है। ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में समझ गए। सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैसेस आर डिजॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट, यानी कि यही प्रोसेस जो होता है फॉलो करता है जब गैस को, यानी कि क्या कहता है, ये लिक्विड डाल दिया, इसमें ऊपर से गैस डाल दिए, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये इसके लिए और ज्यादा ये हो जाएगा। ओ यहाँ पे देखो टेम्परेचर और प्रेशर इसके लिए गैस के लिए अलग होता है, बट यहाँ पे दो चीजें बोला गया है। यहाँ पे देखिए ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वन सेकेंड, डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये कंटेन करता है कब, जब जे आप क्या करते हैं इस केस में गैस को डिजॉल्व कर देते हैं, किस केस में, लिक्विड सॉल्वेंट में, तो सेम एज वो भी इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं मेंटेन करता है। हम बात करेंगे आगे चल करके। इसके अलावा मैं टेम्परेचर और प्रेशर की बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो हेनरिच कांस्टेंट, हेनरिच लॉ एक होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है, तो बात करेंगे हम आगे चल करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सच ए सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन भाई, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंटेन किया है, सच ए सॉल्यूशन इन विच no more solute can dissolve in the same temperature and pressure is called saturated solution। means what, ये देखिएगा कहता है क्या जी, ये सॉल्यूशन पड़ा है, यहाँ पे कोलोइडल बना दिया, यहाँ पे आपने क्या किया है जी, यहाँ पे टेम्परेचर सपोज रूम टेम्परेचर ले लो भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां से ये गया ऊपर से नीचे आया, ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, दोनों तरफ में 10-10 मोलेक्यूल जा रहे हैं। तो कहता है कि अगर टेम्परेचर को आप वेरी नहीं कराओगे तो ये सॉल्यूट पार्टिकल, यानी कि इसमें जो सॉल्यूट है वो मस्ट भी सेम हो जाएंगे और सेम रहेंगे, इसी को बोलते हैं। और ये प्रिसिपिटेट बनता कब है, जब ये सैचुरेटेड फॉर्म में चला जाता है। सैचुरेटेड उसको बोलते हैं जो कि ये कोई भी आपने सॉल्वेंट लिया, उस सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट कितना डिजॉल्व हो सकता है, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां पे देखिएगा ये चीजें लिखा हुआ है, यहां पे देखो, यहां पे सॉल्युबिलिटी जो डिफाइन किया गया है तो मैक्सिमम अमाउंट कहा गया है इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसके लिए, यानी कि जो मैक्सिमम अमाउंट कितना डिजॉल्व हो सकता है दैट इज द सॉल्यूशन, और उसी को बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि इससे अब ज्यादा नहीं हो सकता है।
अगर इससे ज्यादा करना होगा तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी होगा। यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्वेंट में कितने ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं, कितना मैक्सिमम कितना डिजॉल्व हो सकता है, उस मैक्सिमम को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। लिखा हुआ एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पे जैसे सपोज दैट, यहां पे एक एग्जांपल लेकर के आपको घरेलू एग्जांपल, ये देखिएगा, आपने क्या किया, वाटर ले लिया, राइट। सपोज दैट मैं मान लिया 1 लीटर वाटर ले लिया, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, आज 50 ग्राम डाल दिया, 50 ग्राम डाल दिया, क्या शुगर, क्या 50 ग्राम शुगर डाल दिया, तो आपने कहा आज थोड़ा सा एकदम काफी पानी पानी लग रहा है, थोड़ा सा और इसमें शुगर डालो। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने 25 ग्राम और शुगर डाल दिया, तो क्या समझ में आया, जो इसमें इसका मतलब सॉल्युबिलिटी अभी बचा था, अभी सॉल्युबिलिटी बचा था। दूसरा एग्जांपल, तो दैट इज द अनसैचुरेटेड, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और भी सॉल्यूट को घोला जा सकता है, उस केस में और भी सॉल्यूट घोला जा सकता है, दैट इज द अनसैचुरेशन। अब देखिए यहां पे अगर बात करें और यहां पे सॉल्यूशन ले लिया, दिस इज सैचुरेशन, सैचुरेटेड होगा, तो इस केस में क्या किया, आपने शुगर को डाला, यहां पे आपने शुगर को डाला, जब शुगर को डाला उसके बाद से काफी मीठा, अब दूसरा जब शुगर डालेंगे तो यहां जाकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यहां पे जाकर बैठ जाएगा नीचे में, वो घुलेगा नहीं, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हो चुका है, दैट इज द। अब दूसरा जब डालेंगे तो ये, तो इसीलिए ये वाला जो होगा, यानी कि मैक्सिमम शुगर जितना घुलना था वो घुल चुका है, इसी को बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और नहीं घुल सकता सॉल्यूट, अगर टेम्परेचर वेरी नहीं करते तो। लेकिन अनसैचुरेटेड के केस में टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर को वेरी नहीं कराने के बावजूद भी सॉल्यूट पार्टिकल उसमें और ज्यादा डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो ये देखिए एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द सॉल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट इन द इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलता है, द सॉल्यूशन इन विच द डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ अनडिजॉल्व्ड, जो डिजॉल्व नहीं है, यानी कि जो प्रिसिपिटेट बना चुका है, अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट इज the saturated solution and contain the maximum amount of solute dissolved in the given amount of water, यानी कि जो given amount of water है उसमें solute dissolve हो चुका है, और ये जो बचा, ये जो होता है saturated solution बोलेगा, और जो नहीं, जो undissolve होगा ये नीचे में जाकर के बैठ जाएगा। यही चीजें लिखा हुआ, यानी कि maximum amount of solute dissolved in the given amount of solvent, maximum amount dissolve हो गया है, जो बचा है वो नीचे में जाकर बैठ गया है, undissolve हो चुका है। 10 The concentration of solute in such a solution is called, क्या बोलते हैं, उसका concentration जो होता है, concentration of solute in such a solution is its solubility, उसी concentration को निकालेंगे, इसका concentration जो होगा, यहां पे देखो ये ऐसे बैठ गया, ऐसे बैठ गया, यहाँ पे ऐसे बैठ गया, और यहाँ पे ये इसका जो concentration निकालेंगे that is the solubility, उसी को बोलते हैं क्या, solubility बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अर्लियर वी हैव ऑब्जर्व दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर, अर्लियर बोला, अर्लियर वी हैव ऑब्जर्व दैट, हमने शुरू में जब देखा था, ऑब्जर्व दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है, लेकिन कहता इन एडिशन टू दिस variables, two other parameter temperature and pressure also control this phenomena, यानी कि solubility को नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट तो करता ही करता है, इसके साथ साथ टेम्परेचर और प्रेशर भी करता है, जो कि यहीं पे डिस्कस कर दिया था, यहां पे बता भी दिया था। यहां पे देखिए वेर इज इट, यहां पे बता दिया था, ये देखिएगा यहां पे ऑलरेडी लिख भी दिया था, द डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज दे दिया यहां पे। लेकिन इसके लिए जाकर के यहां पे डिफाइन किया कि जो टेम्परेचर और प्रेशर भी एक बहुत बड़ा कंट्रोल इसको कहता है, ये कहता है टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो कंट्रोल दिस फेनोमेना, यानी कि सॉल्युबिलिटी को कौन सा कंट्रोल कर रहा है, टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बोलिएगा, तो देखिए यहां पे द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड
इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर को चेंज करेंगे वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड का जो होता है फैक्टर यानी कि इफेक्टिवनेस बढ़ेगा या घटेगा। टेम्परेचर घटाएंगे तो घट जाएगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। देखते हैं क्या होता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ओवरऑल मिलाकर के यही कह रहा है। कंसिडर द इक्विलिब्रियम represented by equation number 2.10. where is 2.10 भाई? these are the equation number 2.10. देखो इधर these are the equation number 2.10, ठीक है। तो कहता है जो represented by equation number 2.10, this being dynamic equilibrium, ठीक है। कौन सा? वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐसे लिखा हुआ है। सॉल्वेंट से ये बन गया सॉल्यूशन, ये इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो द लीचेटेरियल प्रिंसिपल। लीचेटेरियल प्रिंसिपल ये कहां पढ़ना है? लीचेटेरियल प्रिंसिपल बोलिए। दीज आर द केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है लीचेटेरियल प्रिंसिपल। दीज आर द लास्ट टॉपिक होता है लीचेटेरियल प्रिंसिपल। तो हम बात देखेंगे इसके लिए, जब भी इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उसके ऊपर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं या टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो क्या सीन आता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं, इसमें कुछ चीजें लिखा हुआ है डिपेंड ऑन द लीचेटेरियल प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है। बाकी चीजें हम डिटेल वहां देखेंगे। चार केस होते हैं, उस सब केस को डिफरेंट केस है, उसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट। इन जनरल इफ इन द नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब उसमें सॉल्यूट और ज्यादा डिजॉल्व नहीं हो सकता है तब तक जब तक कि हम टेम्परेचर चेंज नहीं करें। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पे जितना सॉल्यूट मिलाना था मिला चुके हैं, उससे ज्यादा अब नहीं घुलेगा उसमें। तो कहता है जी इफ इन ए नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिजोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक। डिजोल्यूशन प्रोसेस किसको बोलते हैं बोलो? डिजोल्यूशन प्रोसेस किसको बोलते हैं? जबकि जो ये सॉल्वेंट है, इसी केस में आपने सॉल्यूट को मिला दिया और वो सॉलिड पोर्शन होता है, इसको मिला देंगे, इसमें कंप्लीटली घुल जाएगा। दैट इज द प्रोसेस द डिजोल्यूशन। कहता है अगर ये प्रोसेस डिजोल्यूशन है, यानी कि डिजोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक होगा तो उसके लिए क्या बोला है? यहां देखिए, इंडोथर्मिक का मतलब होता है, यहां पे देखो डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 दैट इज द इंडोथर्मिक। इसके लिए भी पढ़ेंगे। और लेस देन होगा तो एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक। अगर इंडोथर्मिक है, इसको हीट क्या चाहिए? इसको चाहिए, यानी कि ये जो घुलेगा, ये सॉल्यूट आकर के सॉल्वेंट में घुलेगा तो इसको हीट का रिक्वायरमेंट है। इंडोथर्मिक का मतलब होता है चेंज इन एच, यानी चेंज इन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि हीट चाहिए, इसको हीट यानी कि क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट चाहिए। तो देखिए क्यू इज ग्रेटर देन 0, द सॉल्युबिलिटी शुड बी इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि क्या बोला है कि इंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो Q यानी कि यहां पे हटा दो और ये सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। पहला केस देख लीजिए, इंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखिए क्या था, द सॉल्युबिलिटी शुड बी किया, ओके। एंड इफ इट इज एक्सोथर्मिक, अगर वो रिएक्शन यानी कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाला और एक्सोथर्मिक हुआ, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? जो हीट रिलीज कर रहा है। अगर उस केस में सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल हो रहा है तो हीट रिलीज कर रहा है, यानी कि तब कहता है ये इफ इट इज एक्सोथर्मिक द सॉल्युबिलिटी शुड बी डिक्रीज। कब? जब ये टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब। यानी कि क्या कहता है, अगर इसका टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी घटेगा। इस केस में, कौन सा केस में? एक्सोथर्मिक के केस में। लेकिन इंडोथर्मिक के केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। यहां से एक छोटा सा चीज मैं बता देता हूं। अब देखो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट है, यहाँ पे आपने मिला दिया सॉल्यूट मिला दिया। इस केस में क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको डिजॉल्व होने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर को थोड़ा सा और आपने दे दिया तो क्या होगा? और सॉल्युबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि ये कहता ही है ऐसा इसमें है जो कि इंडोथर्मिक है। सेकंड केस में कहता है आपने सॉल्यूट को मिला दिया,
ये सॉलिड को मिला। अब इस केस में कहता है जी एक्सोथर्मिक, यानी कि ये आपने जैसे ही पॉट में डाला कोई सॉलिड तो हीट अप हो गया, यानी कि ये हीट अप हो गया और इसको हीट कर देंगे तो क्या डिजॉल्व होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कहता है ठंडा जगह पर रखो भाई, जैसे हीट रिलीज कर रहा है तो उसको कोई जगह मिल जाए, यानी कि ठंडे जगह पर रख देंगे तो ये बहुत ज्यादा सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी। हम क्या कह रहे हैं, एक ही टर्म देखा जाए, टेम्परेचर को दोनों केस में बढ़ा रहे हैं, तो इस केस में बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगा, इस केस में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी घट जाएगा। ये ले चिटेरियल प्रिंसिपल भी कहता है, जो हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ेंगे वहां पे हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इतना चीजें आपको समझ में आना चाहिए, जो हमारे पास ये चीजें एकदम रट लेना है, आपको रट लेना है कि जो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, जो कौन से सॉल्यूशन में, जिसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है कौन से केसों में, जिसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, तो इसके लिए कहता है These trend is also observed experimentally, ये चीजें देखा गया एक्सपेरिमेंटली, जो चीजें हमने बात किया उसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखिए, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन, क्या लिखा हुआ है, ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड के सॉल्युबिलिटी सॉरी इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन, यानी कि कहता है ये ऐसे है, यहां पे सॉलिड को आपने मिला दिया, तो अब कह रहे हैं कि इस केस में प्रेशर को बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहीं पे बोला है कि प्रेशर डज नॉट अफेक्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड जो केस होता है उसमें हमारे पास प्रेशर का कोई रोल नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि ये देखिएगा, क्योंकि इट इज सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड जो होता है वो आपस में कंप्रेसेबल नहीं होता है। यस और नो? यस, वो कंप्रेसेबल नहीं होता। तो प्रेशर, देखिए टेम्परेचर की इफेक्ट तो स्वाभाविक है भैया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी मिलेगा मोलिक्यूल को, यानी कि जो प्रिसिपिटेट हुआ उसको मिलेगा और ये टूटेगा, तो ये स्वाभाविक सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन इसमें कहता है प्रेशर को बढ़ाओ चाहे प्रेशर को घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है खूब प्रेशर को बढ़ा दें तो कंप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सॉल्यूट पार्टिकल टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट्स ए लो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंजिंग इन प्रेशर। देखिए, हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है कौन सा, लिक्विड एंड सॉलिड, और ये क्या लिखा, अनअफेक्टेड बाय द चेंजिंग ऑफ द प्रेशर, यानी कि प्रेशर घटाने और बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। आपके पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, इसके बारे में यहीं पे आता है हेनरीज लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन पोर्शन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला। तो प्लीज आप देखेंगे वीडियो को, और वीडियो देखने के बाद से अगर आपको वीडियो पसंद पड़ेगा तो आप उन फ्रेंड को शेयर जरूर करेंगे जो फ्रेंड के लिए वाकई रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और अगर पसंद पड़ेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो कुछ भी डाउट होगा आपको इसके रिगार्डिंग, एनसीईआरटी के रिगार्डिंग या एनसीईआरटी के अलावा भी अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें उसके लिए। ठीक है, जो भी होगा क्वेरी आपका मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलें, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।